नमस्कार। साहित्य सृजन कार्यक्रम में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कहते हैं प्रतिभा के साथ जब शुभ निष्ठा और लगन का सामंजस्य होता है तो व्यक्ति की गंध कस्तूरी की गंध में बोल नहीं लगते हैं। और आज हमारा ये स्टूडियो बहुत ही सुवासित है क्योंकि हमारे बीच आज पधारे हैं एक ऐसे रचनाकार, एक ऐसे साहित्यकार जो उपन्यासकार हैं, कहानीकार हैं, कवि हैं और बाल किलकारी के संपादक भी हैं। हिंदी के समकालीन सृजन चिंतन के सशक्त हस्ताक्षर ऐसे कवि शिवदयाल जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। तो आइए आपसे मैं उनकी मुलाकात करवाती हूँ। शिवदयाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार। आपकी साहित्य सृजन चलता रहता है, आपका लेखन सतत चलता रहता है, आप बहुत प्रतिबद्धता से लिखते हैं और मैं चाहती हूँ उस आपसे कुछ ऐसे अंतरंग सवाल करना, कुछ ऐसे सृजन के बारे में जानना जो हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। और सबसे पहले शुरुआत होती है व्यक्ति की पहली रचना से। बाकी जो भी पहली कृति होती है, पहली रचना होती है, वो व्यक्ति के दिल के बहुत करीब होती है। तो कुछ ऐसा किस तरह से आपका पाठकों का आपको प्रतिसाद मिला, घर वालों को कैसी उनकी प्रतिक्रिया रही पहली रचना को पढ़कर, उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। मेरी पहली रचना बहुत मेरा ख्याल है मैं तब शायद 15 वर्ष का रहा होऊंगा जी। और शाम का धुंधलका था, मैं अकेला था और उस पर मैंने एक कविता लिखी थी और उसका रोमांच अभी तक मेरे अंदर है। तो वाकई पहली रचना का जो रोमांच होता है जी। और बाकी तो लगता है जैसे उसी रोमांच की आवृत्ति हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और सारा लेखन उसी तरह से चलता रहा अभी तक। मेरा लेखन तब से चलता रहा है जी। और मेरी कुछ सामाजिक सक्रियता भी रही, कुछ आंदोलनों में भी मैं शामिल रहा। तो लेखन को दरअसल मैंने बहुत गंभीरता से शुरू से ही लिया जी। लेकिन उसका प्रकाशन वगैरह भी होना चाहिए जी। इस ओर मेरा ध्यान बहुत बाद में गया जी। एक संकोच भी था और फिर लगता था पता नहीं मैं इस लाइन का आदमी हूँ कि नहीं। लेकिन ये 80 के दशक में समझिए अंत तक आते आते जी। मुझे लगा कि मुझे यही काम करना है और तब से मैं लगातार बहुत ज़्यादा तो नहीं लिखता लेकिन निरंतरता के साथ कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। आपकी एक कहानी आई नॉस्टैल्जिया, उसकी भावभूमि किस तरह से आपने उसकी भावभूमि को रचा और किस तरह से ये शीर्षक रचने की या इस तरह का शीर्षक रखने की कुछ खास वजह रही? उसकी लेखन में किस तरह की आपको मनस्थिति बनानी पड़ी, किस तरह से अपने आप को तैयार करना पड़ा, ये हमारे दर्शकों को बताइएगा तो उनको अच्छा लगेगा। जी, नॉस्टैल्जिया दरअसल ये जो 9/11 की घटना हुई थी 2001 में जी, तो उसी की पृष्ठभूमि पर ये कहानी है जी। और ये कहानी कई सारे जो अभी समसामयिक मुद्दे हैं राष्ट्रीयताओं के जी। व्यवस्थापन के, इन सबको उठाती है वो। और इसमें एक परिवार है जो बंगाली परिवार है जी। और इसका जो मुख्य चरित्र है वो बिहारी बंगाली है। अच्छा। वो बिहारी है, बोलता है कि मैं बिहारी बंगाली हूँ, मैं बंगाली नहीं हूँ, बिहारी बंगाली हूँ। तो वो दरअसल एक ऐसा परिवार है जो अपने निर्वासन की जो समस्या उसके साथ है जी। वो लगातार निर्वासित होते रहने वाला, विस्थापित होते रहने वाला परिवार है जी। और उसका हल वो भूमंडलीकरण में देखता है जी। और उसकी जो त्रासदी है उसके साथ कैसे उसका साक्षात्कार होता है उस चरित्र का। जी। आभास बसु जी। जो मुख्य चरित्र है उसका। तो ये कहानी दरअसल वहाँ पर है और नॉस्टैल्जिया वैसे उसको थोड़ा निगेटिव माना जाता है इस पद को। जी। लेकिन वहाँ एक इसकी सार्थकता है। जी। आदमी को नॉस्टैल्जिक भी होना जरूरी होता है क्योंकि यहाँ नॉस्टैल्जिया का अर्थ अपनी जड़ से जुड़ने का है। वाह, क्या बात तो है। तो इसीलिए ये बहुत बड़े फलक की कहानी है और मेरी सबसे लंबी कहानी है जो दरअसल कह सकते हैं वो उपन्यास बनते बनते वो कहानी रह गई क्योंकि वो वहीं पूर्ण हो रही थी तो मुझे लगा कि ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। तो वो कहानी है इंटरनेट पर उपलब्ध है और सीधे वो कहानी मेरे संग्रह में आई थी। जी। मुन्ना बैंड वाले उस्ताद जो संग्रह में जी जी जी। उसके पहले किसी पत्रिका में ये कहानी नहीं छपी थी। जी। उसके पहले ही ये संग्रह में आ गई कहानी। जी। उसके बाद तो दूसरे वेबसाइट्स पे है कुछ। जी।
शिवदयाल जी, आपकी जो साहित्यिक रचनाधर्मिता का फलक बहुत बड़ा है। आप बहुत संवेदनशील कवि हैं, बहुत तीव्रता के साथ चीज़ों को महसूस करते हैं, उस इंटेंसिटी के साथ चीज़ों को जीते हैं। आपकी एक कविता आई, अंत अंत है गर्दनी बाग। उस कविता के बारे में बताइए कि किस तरह से ये लंबी कविता में परिवर्तित हो गई। ये गर्दनी बाग में दरअसल वो एक मोहल्ला है पटना का, जी तो सरकारी कर्मचारियों का, जी। जो बिहार बना था 1912 में। 12 में जी। तो बाकी जो सरकारी जो इमारतें बनी थी, सेक्रेटेरिएट और हाई कोर्ट और तमाम चीज़ें, तो उसके साथ वो सरकारी कर्मचारियों का भी एक मोहल्ला जी। है। बहुत ही व्यवस्थित मोहल्ला, बहुत साफ़ सुथरा मोहल्ला, और वहाँ वनस्पति जगत का एक पूरा उसकी एक सायुज्यता वहाँ मानो विकसित हो गई जी 100-150 साल में। और मेरे अंदर जो कुछ भी कह सकते हैं वो क्रिएटिविटी है, वो कह सकते हैं कि वहीं की पैदाइश है। अच्छा तो जी गर्दनी बाग इस मायने में बड़ा ही उर्वर वो इलाका था, जी। और दुर्भाग्य से गर्दनी बाग का अस्तित्व मिट रहा है, वो मिट चुका है जी। कहना चाहिए। तो 2012 में ये कविता मैंने लिखी थी, जब जी। घोषणा हुई थी कि गर्दनी बाग मोहल्ले को तोड़ दिया जाएगा। जी तो वो उसी संवेदना की कविता है, और एक लंबी कविता है जिसमें मेरी निजी अनुभूतियाँ भी दर्ज हैं, जी और एक व्यापक रूप में एक ऐसे इलाके का वो आर्तनाद है जी जो विकास, तथाकथित विकास की बलि चढ़ रहा है। जी। तो इसीलिए वो कविता पर्याप्त चर्चित है। चर्चित है, जी हाँ। आपका एक उपन्यास आया, एक और दुनिया होती, उसका अनुवाद भी, मराठी संस्करण भी आया है। जी। तो उस उपन्यास के जैसे अनुवाद की प्रक्रिया से कैसे जुड़े आप? अनुवाद, जैसे आप उपन्यास आपने लिखा, उपन्यास अपने आप में एक, आजकल वैसे भी उपन्यास कम लोग लिख रहे हैं, तो जो उपन्यास लिखते हैं वैसे भी वो चर्चित होते हैं, और आपका उपन्यास वैसे भी बहुत चर्चा में रहा। और इस तरह से जब वो अनुवाद की प्रक्रिया से जुड़े, तो किस तरह से, क्या आपसे तालमेल हुआ, अनुवादक ने किस तरह से आपसे वो की, या उनको आपके उपन्यास के कौन से ऐसे पक्ष हैं उन्होंने उनको अंदर तक उद्वेलित किया कि भाई मुझे करना चाहिए इसका अनुवाद? ये दरअसल एक और दुनिया होती जो है वो 70 के दशक में जो ज़मीनी आंदोलन चले थे, जी व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन, जी तो एक पूरा युवा समूह था जी जो समाज में एक आमूल चूल परिवर्तन के लिए शांतिमय ढंग से जी वो उसके लिए प्रयासरत था, उसके लिए जूझ रहा था। जी तो दरअसल ये उपन्यास उसी दौर की कहानी है, उन्हीं युवाओं की कहानी है, जी और उसमें वो सारी वैश्विक परिस्थितियां भी दर्ज हैं जी जो दुनिया भर में अलग अलग युवाओं के आंदोलन चल रहे थे जी। या कोई प्रतिरोध चल रहा था। तो वो सारी परिस्थितियां दर्ज हैं, वो पूरी राजनीतिक सामाजिक परिस्थिति जो है। तो कहीं ना कहीं ये एक वैकल्पिक तरीका था समाज बदलने का, एक जी। उस समय जो सोवियत मॉडल ध्वस्त हो चुका था, जी बाद के दिनों में हुआ वो, लेकिन वो सारी परिस्थितियां वहाँ 70 से लेकर 90 तक के दशक की उस उपन्यास में हैं। और दरअसल इसके पहले भी मराठी में मेरी कुछ रचनाओं का अनुवाद उषा मेहता जी ने किया था। जी। वो बहुत प्रतिष्ठित नाम है, और ये उपन्यास जब उनके पास पहुंचा तो दरअसल वो उनके लिए बहुत विफलकारी एक अनुभव रहा उसको पढ़ना, और उन्हीं की प्रेरणा से ये अनुवाद कार्य संपन्न हुआ। और ये रेखा देशपांडे हैं जो साहित्य और सिने समीक्षक हैं, उनको भी उपन्यास अलग से बहुत पसंद आया था। जी। तो शुरुआत तो ज़रूर उषा जी ने की थी, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने उसको, जब रेखा जी को कहा तो उन्होंने सहर्ष इसको स्वीकार कर लिया। तो दरअसल इसमें मेरी कोई भूमिका है ही भूमिका, नहीं। ओके। ये शुद्ध मतलब एक स्वतः स्फूर्त अभिरुचि है, सही बात है। जागना होता है जी। और उसके चलते कोई सार्थक कोई चीज़ आ जाती है जी। तो उसी ढंग से पूरी वॉलंटरी मतलब ये एक क्रिएशन है। उन्होंने आपका जो अनुवाद किया इस उपन्यास का, तो क्या नाम दिया उसको? वो केला होता अट्टहास। अच्छा, केला होता अट्टहास। मतलब बहुत जूझे थे, जूझे थे। किया था जी उसमें जी।
शिवदयाल जी, आप जनसत्ता में वैचारिक एक कॉलम भी लिखते रहे हैं, वैचारिक निबंध आपके। तो जब ये वैचारिक निबंधों को या वैचारिक आप जो कॉलम लिखते हैं, इसकी प्रेरणा कैसे मिलती? क्या हम समसामयिक विषय या आसपास जो उस दिन घटित होता है उस तरह की चीज़ें कुछ उद्वेलित करती हैं लिखने के लिए? निबंध लेखन जो है ना वो एक अलग तरह के तेवर की मांग जी करता है। जी हाँ। और वो एक कह सकते हैं कहीं ना कहीं एक तात्कालिक प्रतिक्रिया होती है। जी हाँ। तो नॉर्मली जो सामान्य तौर पर जो एक सृजनात्मक लेखन से जुड़ा व्यक्ति होता है वो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता है, क्योंकि ये चीज़ें घटती हैं फिर उसके अंदर पकती हैं, सही बात तो है। फिर वो एक उसकी प्रक्रियागत एक परिणाम के रूप में लेखन सामने आता है जी। लेकिन निबंध लेखन में भी ऐसा होता है, बहुत सी चीज़ें हो सकता है आपके दिमाग में जमा हो और आप किसी विषय पे लिख रहे हो तो काफ़ी चीज़ें निकलती चली हैं जी। लेकिन निबंध अपने समय में हस्तक्षेप का एक बहुत ही कारगर जरिया है। और मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरा कविता लेखन, कहानी लेखन और निबंध लेखन वो कभी ब्रेक नहीं हुआ, वो साथ साथ चलते रहे दोनों। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि किसी दौर में मैंने सिर्फ कहानियाँ लिखी या किसी दौर में मैंने सिर्फ कविताएं लिखी जी। बल्कि मैंने निबंध भी हमेशा लिखा है। निबंध तो बिल्कुल लिखता ही रहा, निरंतरता के साथ लिखता रहा जी। तो मेरे निबंध लेख जो हैं वो प्रकाशित होते रहे। जी। अब उसका एक संग्रह भी निकट भविष्य में शायद आ जाए। तो चलिए, इससे हमारे पाठक भी लाभान्वित होंगे, उन्हें आपके वैचारिक निबंधों को पढ़ने का भी एक अवसर मिलेगा। शिवदयाल जी, जैसा कि आजकल कई बड़े जो साहित्यकार हैं जो प्रौढ़ साहित्य लिखते हैं लेकिन बच्चों के साहित्य में उनकी रुचि कुछ कम देखने को मिलती है, लेकिन आप चूँकि बाल किलकारी के संपादक हैं और बच्चों की चीज़ों को बच्चों के साहित्य को बहुत नज़दीक से देखते हैं और आपका जो संपादकीय भी होता है वो भी बड़ा प्रेरक होता है। तो इसके बारे में कुछ बताइए कि बच्चों के लिए जो लिख रहे हैं किस तरह से उनको एक दिशा निर्देश मिले कि जो बच्चों के लिए लिखना चाहते हैं साहित्य। एक बहुत कौतुकपूर्ण अनुभव होता है बच्चों के लिए लिखना जी। और सच पूछिए तो मैं उतना लिख नहीं पाया बच्चों के लिए कहानियाँ या बच्चों के लिए कविताएं, लेकिन बच्चों के लिए मैंने काम किया है। जी। और जो ये साधनहीन बच्चे हैं, जो वंचित बच्चे हैं जी, तो उनके लिए मैंने कुछ किताबें लिखी, कुछ टेक्स्ट बुक वगैरह भी बनाए और पहले भी मैंने झिलमिल जुगनू जी हाँ, उस पत्रिका का संपादन किया था कभी जी। और अभी बाल किलकारी के लगभग 31 अंक निकल चुके हैं जी। और वो पत्रिका, इससे एक बहुत ही अलग किस्म का संतोष होता है जी। और ये इसमें इसको कहते हैं ना कि आपकी सृजनात्मकता को एक चुनौती पेश आती है। बिल्कुल जी। कि आप अपनी संवेदना को उस स्तर तक ले जा सकते हैं बिल्कुल कि बच्चा आपकी जुबान आप बोल लें जी और आपकी बात वो बच्चा समझ जाए। जी हाँ। तो ये बहुत ही अपने ढंग का निराला अनूठा अनुभव है और मैं इस अनुभव को जीना चाहता रहता हूँ। वाह, क्या बात। और इसी वजह से मैं बच्चों के साथ उनके लिए लिखना, उनके लिए काम करना मुझे पसंद है। मैं खुद भी आपकी बाल किलकारी जो पत्रिका आती है बहुत चाव से पढ़ती हूँ, मुझे प्रतीक्षा रहती है आतुरता से कि बाल किलकारी पत्रिका कब आएगी और सबसे पहले संपादकीय आपका पढ़ती हूँ और पूरी पत्रेवर जिस तरह से आप रचते हैं वो वाकई बहुत काबिल तारीफ़ है। मैं बहुत बधाई आपको देती हूँ। ये बिहार किलकारी बाल भवन है जी, तो उसकी पत्रिका है और हम लोगों ने एक इसको बच्चों की संपूर्ण पत्रिका बनाने का जी प्रयास किया है और कहाँ तक सफल हैं अब आप ही लोग बता सकते हैं, लेकिन अपनी तो कोशिश है कि वो बच्चों के लिए एक संपूर्ण पत्रिका के रूप में काम करें। कहते हैं कि एक जो रचनाकार होता है, साहित्यकार होता है, उसकी साधना सतत जारी रहती है। पिछले दिनों क्या कुछ आपने लिखा या क्या कुछ लिख रहे हैं आप? कुछ कहानियाँ लिखी हैं मैंने जी और जल्दी वो आपको दिखेंगी। और एक और यहाँ रमेश शाह जी हैं जी, तो उनसे एक बातचीत छपी है अभी समकालीन भारतीय साहित्य में, एक लंबी बातचीत है जी, तो वो भी एक काम था, एक महत्वपूर्ण काम था, वो हुआ। और कुछ और करने का इरादा है
जी कुछ कविताएं लिखी हैं ज़रूर। जी और संभवतः इस साल शायद देखें मेरा निबंध संग्रह आ जाए जी और एक कविता संग्रह भी छपने को तैयार है। तैयार है। तो इन तैयारियों में मेरा अभी लगना रहा है। जी, तो हमारी ओर से आपको बहुत मंगल कामनाएं, जल्दी वो संग्रह आए और हमारे पाठकों के बीच पहुँचे। शिवदयाल जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि कोई हर जो कलाकार होता है, साहित्यकार होता है, बहुत सारी रचनाएं लिखता है, लेकिन एक दो रचना जो होती है उसके दिल के बहुत करीब होती है। तो कोई ऐसी रचना का जिक्र करना चाहेंगे या उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, तो उनको बहुत आनंद आएगा। कुछ ऐसी कोई घटना उससे जुड़ी हो तो ज़रूर साझा कीजिए। अपनी चीज़ें तो जी बड़ा मुश्किल है जी, ये वही मैंने कहा अलग ना से कि सब कुछ छांटना। अपने दिल के करीब होता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपने नॉस्टैल्जिया कहानी का जिक्र किया, जी तो अभी ये नई सदी नई कहानियाँ करके एक 3 खंडों का जी कहानियों का संपादन किया है। जी कलकत्ता के एक युवा आलोचक हैं जी मृत्युंजय जी पांडे। तो वो पहले खंड में ये कहानी आई है और वो कहानी मुझे प्रिय है। उसी प्रकार मुन्ना बैंड वाले उस्ताद मेरा एक चर्चित संग्रह है और उसकी कहानी भी मुन्ना बैंड वाले उस्ताद है। जी तो वो भी मुझे कहानी पसंद है। जी और वो एक अलग ढंग की कहानी है जो अंतर सामुदायिक जो संबंध है हमारे जी यहाँ। तो उनमें जो एकात्मता होती है मनुष्य समाज के बीच जी अलग अलग भेद के तफरकों के बावजूद, जी तो वो कहानी उसकी बात करती है बहुत ही सांगीतिक शैली में। जी संगीत उसका बहुत प्रबल पक्ष है, जैसे कि आप जी उसका शीर्षक भी बताता है। एक बैंड मास्टर की कहानी है जो एक विफल जीवन है, जी लेकिन इस कहानी में वही नायकत्व प्राप्त करता है जी जो एक विफल जीवन जीने वाला एक बैंड मास्टर है, अजीज मियाँ। जी तो ये कहानी भी मुझे प्रिय है। और भी कहानियाँ, मेरी एक बहुत आरंभिक कहानी है आलोक, जी वो भी मुझे बहुत प्रिय है क्योंकि वो भी आंदोलन के दौर की कहानी है। जी उसकी छाया है उस पर, और वो मेरे संग्रह की पहली कहानी है। जी तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो और आपके दिल के जीवन में करीब है। बहुत सी ऐसी घटनाएं जी होती रहती हैं। जैसे कि आपने कहानियाँ बहुत लिखी, उपन्यास भी लिखे, तो कथा साहित्य का वर्तमान परिदृश्य आप कैसा पाते हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बहुत लिखा जा रहा है, हिंदी में विपुल सृजन हो रहा जी है साहित्य का। और एक परिघटना के रूप में जो बात सामने आ रही है कि एक तबका है जो लिखने वालों का जो इसको ग्लैमर से भी जोड़ के देखता है। जी अपने आप में ये बहुत कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम लोगों के यहाँ जो लेखन अभी तक होता रहा है तो जी उसमें ग्लैमर वगैरह को बहुत तरजीह नहीं दी गई नहीं है। दी गई है। लेकिन एक नई ये प्रवृत्ति आई है जी लेखन में। इसमें सबसे जो एक चुनौती का काम हो गया है खासतौर पे आलोचकों के लिए जी कि कौन सी रचना जेन्युइन है, कौन सी मतलब इनजेन्युइन है। इनजेन्युइन है, तो उसमें फ़र्क करना बड़ा मुश्किल हो काम गया, है। सही कहा आपने। सही बहुत जी बिल्कुल। और सरोकार कभी भी वो जाली सरोकार, फेक सरोकार, जी सरोकार विहीनता से ज़्यादा खतरनाक खतरनाक है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो अभी ये एक चुनौतीपूर्ण समय है ज़रूर, जी लेकिन बहुत कुछ अच्छा भी सिर्जा जा रहा है। मतलब इसका ये कहने का आशय नहीं कि अच्छा नहीं लिखा जा रहा है। जी बहुत लोग हैं, बहुत प्रतिभाशाली लोग हैं, और मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं कि आज की पीढ़ी बहुत प्रतिभाशाली पीढ़ी है, क्योंकि जीवन के जो दूसरे क्षेत्र हैं उसमें युवाओं ने जो काम किया है या जी जो कर रहे हैं वो वाकई वो श्लाघनीय है। और साहित्य में भी बहुत अच्छा काम भी इधर देखने को आया है। जी लेकिन मैंने जो कहा वो मेरी मूल चिंता ज़रूर रहती है जी कि जो युवा स्वर है साहित्य का, जी वो अपने को सरोकारों से किस हद तक जोड़ता है जोड़ता है, और कितनी ईमानदारी से जोड़ता ईमानदारी से, सही बात है। है, ये एक बात है। शिवदयाल जी, आजकल जैसे कि देख रहे हैं कि अंग्रेज़ी के प्रति लोग बहुत उनका रुझान बढ़ता जा रहा है, तो हिंदी भाषा के प्रति एक रुझान पैदा करने हेतु और हिंदी भाषा का भविष्य देखते हुए
आप क्या कुछ सोचते हैं कि इनको क्या एक दिशा बोध देना चाहिए कि किस तरह से जुड़ना चाहिए? पाठकों की संख्या जैसे कि कम होती जा रही है, हिंदी पाठकों की संख्या थोड़ी सी कम होती जा रही है, तो उनको जोड़ने हेतु हमें क्या कुछ प्रयास किए जाने चाहिए? देखिए, पाठकीयता का संकट तो जो आबादी है हिंदी क्षेत्र की, वो जी। उसके मुकाबले पाठकीयता जरूर कम है। कम, जी खासतौर हाँ। से साहित्यिक कृतियों के पाठक कम हैं, जी। लेकिन इतने कम भी नहीं हैं। हमारी जो मूल चिंता होनी चाहिए कि बच्चों के पास साहित्य पहुंच रहा है कि नहीं। जी। अगर ये प्रवृत्ति, ये रुचि अगर बचपन में आपके नहीं जागृत करते हैं माता पिता या स्कूल, विद्यालय, शिक्षक, तो आगे ये संकट होने वाला है। क्योंकि हमारी पीढ़ी को अगर हम याद करें, अपनी पीढ़ी को, तो हमारी पीढ़ी में पत्रिकाएं थी, बाल पत्रिकाएं जी। और दूसरी बड़े उम्र के लोगों के भी पत्रिकाएं थी, जो पत्रिकाएं जी। थी, उनमें भी बच्चों के लिए बहुत सामग्री होती थी, और बिल्कुल। उनको हम लोग बहुत चाव से पढ़ा करते थे। अभी क्या है कि जैसे हिंदी पत्रिकाओं के प्रति जो पढ़ा लिखा वर्ग है तथाकथित, जी। तो उसमें उसके हिंदी को लेकर एक झिझक है। जी। मालूम पड़ता है जैसे अगर बच्चा हिंदी पढ़ने लगेगा तो वो पिछड़ जाएगा कहीं क्या, तो क्यों नहीं वो अंग्रेजी पढ़े। जी। तो अंग्रेजी पत्रिकाएं तो लोग देना पसंद करते हैं। जी हाँ। हिंदी पत्रिकाएं उसमें वो एक कह सकते हैं कि कोताही करते हैं, बिल्कुल। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों में पढ़ने की रुचि जागृत हो। जी। बच्चों को किस्से, कहानियों से कैसे जोड़ा जाए। क्योंकि अब दादा दादी, नाना नानी, वो जो मौसा मौसी, चाचा चाची वाला संयुक्त परिवार जी, एकल परिवार होते जा रहे हैं। और माँ बाप के पास कहानियाँ नहीं है, सही बात है। अगर माँ बाप के पास कहानियाँ नहीं होंगी तो बच्चा साहित्य में कैसे रुचि लेगा? बिल्कुल सही। तो माँ बाप के पास भी तो कहानी होनी चाहिए बच्चों को सुनाने के लिए। जी। अगर दादा दादी नहीं भी हैं, सही बात है। तो ये एक चुनौती है इस समय की। लेकिन एक सुखद स्थिति ये है कि लोग इस बात को अब समझ रहे हैं। जी। और अपने समाज में संयुक्त परिवार की भी महत्ता अब लोग महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल कहा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जी। और मूल्यों के स्तर पर भी और सुरक्षा की दृष्टि से भी, तो शायद आने वाले दिनों में स्थिति बेहतर होगी। और हम तो रचनाकार हैं, उम्मीदों पे बिल्कुल आशान्वित रहते हैं। जी हाँ। शिवदयाल जी, कोई एक कविता आप हमारे दर्शकों को सुनाएंगे तो उनको बहुत आनंद आएगा, तो मैं चाहती हूँ कोई कविता आप ज़रूर सुनाएं। जरूर। मेरी एक कविता है छोटी, पगडंडियाँ। जी। पंक्ति में एक के पीछे एक चलते बनती है पगडंडी। वाह। साथ साथ समांतर चलने के लिए बनानी पड़ती है सड़क। क्या बात है। जहाँ होती है होड़ आगे निकलने की, पहले पहुँचने की, पगडंडी बनती है अनुगमन से। वाह, क्या बात है। पीछे चलने वाला अकुंठ समर्पित भाव से पीछे पीछे चलता चला जाता है। क्या बात है। आगे चलने वाला आगे चलने का श्रेय नहीं लेता, निष्काम निरभिमान वह चलता चला जाता है, आश्वस्त कि यों एक के पीछे एक चलकर भी पहुंचना तो साथ साथ ही है। सड़क पर चलते सब साथ साथ हैं, पहुंचते सभी अकेले अकेले हैं। क्या बात है। पुरखों ने बनाई थी पगडंडियाँ, हमने पगडंडियों को सड़कों में तब्दील किया। साथ साथ चलते हम अकेले अकेले पहुंच रहे हैं। क्या बात है। न जाने किन अनजान अनचिन्हे इलाकों में और खोज रहे हैं पगडंडियाँ, जिधर से होकर पुरखे गुजरे थे, जो वास्तव में कहीं से शुरू होकर कहीं तक भी पहुंच सकती हैं। जी चाह रहा है बहुत कुछ आपसे बातें और की जा सकती है, लेकिन समय की भी अपनी एक सीमा होती है, तो उस सीमा का भी हमें ध्यान रखना है। बट आपसे बहुत अच्छी बातचीत हुई और आपके उपन्यास के बारे में भी मैंने बात किया, लंबी कविताओं के बारे में भी, कहानी के बारे में भी, बाल किलकारी के बारे में भी बात हो गई। और मैं चाहूँगी कि आप पुनः हमारे स्टूडियोज़ में पधारें और फिर आपसे लंबी चर्चा हम ज़रूर करेंगे। तो दर्शकों, आज हम मिले शिवदयाल जी से, जो एक प्रतिबद्ध रचनाकार हैं, जो देश के प्रति अपना एक कर्तव्य समझते हैं और अपने लेखन के जरिए एक सकारात्मक ऊर्जा देते हैं और समस्याओं के समाधान भी हमें देते हैं।
आपको और किस तरह से कार्यक्रम पसंद आते हैं, किस तरह के व्यक्तियों से मिलना चाहेंगे, किस तरह की साहित्यिक गतिविधियों को और जानना समझना चाहेंगे, किस तरह के रचनाकार से आप मिलना चाहेंगे, ज़रूर हमें लिख भेजिए। तो हम आज ये साहित्य कार्यक्रम में आपसे अलविदा लेते हैं। प्रीति प्रवीण खरे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।